दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग नए ज़िले की शुरुआत करेंगे और वो ज़िला आपका उधम सिंह नगर होगा। ये आपका आज और कल यानी 2 दिनों में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक है उसमें भी 2 ज़िले कवर कर दिए जाएंगे। यानी अगर हम उतना कवर कर लें तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ़ वीडियोज़ है जो हम कवर कर लेंगे वो कितना हो जाएगा, आपका लगभग 8 से 9 वीडियो कवर हो जाएंगी। उसके बाद देखो 2-3 4 जिले बचते हैं, वो उस नेक्स्ट वीक में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। यानी आप मान के चलिए 2 हफ्ते हैं उनमें हमारा जिला सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और जिला सीरीज जैसे ही कंप्लीट होगी उत्तराखंड की क्लासेस का नंबर कम हो जाएगा। यानी सिर्फ 2 क्लासेज आपको उत्तराखंड की मिलेंगी और जीएस की क्लासेस का नंबर बढ़ा दिया जाएगा, जिसके अंदर खासकर आपके एग्जाम को हिट करने वाली चीज़ें बताई जाएंगी, जिसके अंदर मैं आपको एनसीईआरटी वगैरह कवर करवाऊंगा। ठीक है, मतलब आपका भला हो, आपका एग्जाम क्रैक हो, उस आधार पे आपकी जीएस को क्या किया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लास और जो हिंदी ग्रामर की क्लास है यानी हिंदी व्याकरण वो भी चलाया जाएगा। बहुत से लोग फिर से मैसेज कर रहे थे, सर आपकी फ़ीस क्या है, कब आप ऑनलाइन क्लासेस देते हो, आपकी टाइमिंग नहीं मिलती है, आपके नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ ये कोई पेड कोर्स नहीं है, ये सिर्फ एक प्रकार की सोशल मतलब आप लोगों की सामाजिक सेवा है। यानी सोशल जो भाव है हम लोगों के आप लोगों के प्रति कि आप लोगों को कैसे न कैसे आप लोगों को इससे फ़ायदा हो, ये उस चीज़ के लिए शुरू किया गया। ऑनलाइन जहाँ तक क्लासेस की बात है, सिर्फ मैं संडे को शाम को 4 बजे आपके सामने क्विज लेके आता हूँ ऑनलाइन, अगर वो भी सिग्नल सही रहे तो। ठीक है, 4 बजे आप लोग इस संडे को आएंगे, हम लोग लाइव क्विज करेंगे और टॉपिक मैं आपको दे चुका हूँ। जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है वो बेल आइकन दबाइए, तभी आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन में ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। देखिए आज हम लोग नए ज़िले की शुरुआत करते हैं और ये क्या है, आपका अपना उधम सिंह नगर है। ये जो ज़िला है, जैसा मैं हमेशा से कहता हूँ, सबसे पहले हमें हर ज़िले की लोकेशन को पता करना होगा। और वो क्या होगा, एक दौर ऐसा आएगा यूके SSS एग्जाम में या यूके में, आपको सिर्फ यही अपने जो एरिया है इनके बारे में नॉलेज के आधार पर क्वेश्चन क्रिएट करेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये उधम सिंह नगर ज़िला है जो इस भाग से नैनीताल से घिरा हुआ है। यानी उत्तरी भाग जो है इसका नैनीताल से घिरा हुआ है, जबकि इसका पश्चिमी और दक्षिणी भाग किससे घिरा है, उत्तर प्रदेश से। यानी वेस्टर्न एंड साउदर्न पोर्शन किससे घिरा हुआ है, यूपी से घिरा है, जबकि इसका नॉर्दर्न पोर्शन किससे घिरा है, नैनीताल से। और इसके ईस्ट पोर्शन पे आपको नेपाल और कुछ एरिया आपका चंपावत का मिलेगा। यानी अगर आपसे ये पूछता है उधम सिंह नगर की सीमाएं किसके साथ साझा करती है, सीधे सीधे सिर्फ देखने से कितना फायदा होता है, चीजों को देखने से। आपने ये ड्रॉ किया, आपने सीधे देखा, आपने सीधे कह दिया, आपसे कहा क्या जानते हो उधम सिंह नगर के बारे में, आपने कहा ये उत्तर में नैनीताल से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से, जबकि पूर्व में नेपाल और चंपावत के साथ सीमा बनाता है। ध्यान रखना। दूसरी बात, ये जो जिला है ये अपने आप में किसके साथ सीमा बनाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय देश है जिसका नाम है नेपाल। यानी इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करता है नेपाल के साथ, जबकि स्टेट के रूप में किसके साथ साझा करता है, उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, देखिए नेपाल के साथ भी छूता है और उत्तर प्रदेश के साथ। यानी अपने आप एक ऐसा जिला हो गया जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री के साथ साथ राज्य स्तरीय बाउंड्री भी क्या कर रहा है, साझा कर रहा है। यानी अदर स्टेट यूपी में, जबकि अदर कंट्री के रूप में नेपाल के साथ ही क्या करता है, सीमा को साझा करता है। अब देखिए इसके जो प्रमुख स्थल हैं, क्योंकि छोटा सा मतलब टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि जो अदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, हिमालयी इलाका तो है नहीं कि यहाँ पे ताल वगैरह ज़्यादा मिलेंगे, बुग्याल मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे, पठार मिलेंगे, उस टाइप का तो है नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि टॉपिक छोटा हो जाता है। ठीक, इसीलिए मैंने कहा था कि छोटे टॉपिक वीकेंड पे आएंगे, आपके जो लास्ट के 2 दिन बचते हैं तब आपके छोटे जिले कवर होंगे। तो देखिए जसपुर, काशीपुर आपको ऐसे ही नोट करना है। ठीक है, सबसे इस वाले पोर्शन पे, वेस्टर्न पोर्शन पे जो यहाँ पे जगह है जसपुर है, इसके बाद उत्तर प्रदेश का इलाका यहाँ शुरू हो जाएगा। यहाँ काशीपुर है, काशीपुर के आप जस्ट इधर की ओर आएंगे तो बाजपुर, और बाजपुर से साउथ की ओर आएंगे तो गदरपुर। बाजपुर और गदरपुर के जस्ट आप साउथ ईस्ट की ओर आएंगे तो आपको रुद्रपुर दिखेगा, और नॉर्दर्न पोर्शन में आपको गुलरभोज दिखेगा। अगर आप इससे रुद्रपुर से और ईस्ट की ओर जाएंगे, यहाँ पे आपको किच्छा तहसील दिखेगी, देख लीजिए किच्छा, यहाँ पे लिखा है मैंने किच्छा। जबकि इससे नॉर्दर्न पोर्शन पे आपको सितारगंज, खटीमा, ये सब चीजें दिखेंगी। और यहाँ आपका है नानक सागर। अगर आपसे कभी पूछता है, बहुत बार पेपर में भी आता है, नानक सागर किस जिले में है, आप उधम सिंह नगर बताते हो। नानक मत्ता साहिब एक गुरुद्वारा जिसको आप लोग कहते हैं नानक मत्ता साहिब भी उधम सिंह नगर जिले में है। तो इसकी लोकेशन दिखा दी आपने।
जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, गुलरभोज, यहाँ पे किच्छा, इससे ऊपर सितारगंज, बगल में खटीमा, ऊपर नानक सागर और यहाँ नानकमत्ता साहिब। ठीक है, अब वो स्पेस नहीं था, ये नहीं कि इतना इधर नानकमत्ता साहिब है, आप यहीं पे दिखा दीजिए, लगभग लमसम अमाउंट आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे दिखाना है। ठीक है, लमसम देखिए यहाँ आपको दिखाना है शारदा सागर, इधर पे इस बाउंड्री पे, इस वाले इलाके में आपको क्या दिखाना है, शारदा सागर, जो कि बाउंड्री पे है। तो ओवरऑल ये आपका क्या हो गया, उधम सिंह नगर जिले का मैप हो गया और उधम सिंह नगर जिले के बारे में ये चीज़ें हो गई जो यहाँ पे लोकेशन है। इसके अलावा छोटे मोटे कस्बे हैं वो हमारा पूछा नहीं जाता है, और जबकि जो रुद्रपुर है इसी से इस साइड को आपका पंतनगर भी है। ठीक है, वो दिखाया नहीं है मैंने, आपको मैं बता दूंगा। देखिए तो ओवरऑल देखिए उधम सिंह नगर का ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। जहाँ तक इसकी नदियों की बात आती, अब हिमालयी इलाका है नहीं, स्वाभाविक सी बात है नदियाँ उतनी मिलेंगी नहीं, छोटी मोटी नदियाँ मिलती हैं जो प्लेन सिक्योर चले जाती हैं। एक यहाँ बीचों बीच जो किच्छा है, इसके ईस्टर्न पोर्शन से आपके गौला नदी बहती है जो कि नैनीताल जिले से काठगोदाम होते हुए आती है, जो कि ये सितारगंज से ईस्टर्न पोर्शन, ये किच्छा से ईस्ट की ओर, कहाँ की मतलब ये किच्छा के ईस्टर्न पोर्शन से होते हुए यहाँ से उत्तर प्रदेश के इलाके में चले जाती है। वो नदी वाले सेक्शन में आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ आप दिखाएंगे शारदा सागर। तो ओवरऑल उधम सिंह नगर का ये हो गया। अब इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए आपको चारों डायरेक्शन पता चल गई किस साइड से क्या घिरा हुआ है। तो सबसे पहले लिख लीजिए, उत्तर में नैनीताल, पश्चिम और दक्षिण में उत्तर प्रदेश तथा पूर्व में नेपाल व चंपावत के साथ सीमा बनाता है। क्या लिखोगे, इतना लिख लोगे सीधे सीधे। ठीक है, ये सीधे आपके समझ आ गया हो। अब देखिए ये जो जिला है, ये लंबाई तो इसकी खूब है लेकिन चौड़ाई बहुत कम है। इस मैप से भी दिख रहा है, देखिए इतना कम चौड़ा है। सोचो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना कम होगा, बहुत कम अक्षांशीय विस्तार होगा, जबकि देशांतरी विस्तार बहुत ज़्यादा होगा। देखिए इतना इसका देशांतरी विस्तार है, जबकि अक्षांशीय विस्तार इतना कम है, क्योंकि ये जो इसका साउथ और नॉर्थ का पोर्शन है बहुत कम, एक संकरी गली टाइप की लग रही होगी आपको, जबकि यहाँ से यानी जो चौड़ाई है इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है वो समथिंग 170 किलोमीटर तक है यहाँ से यहाँ, जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत कम है, मात्र 30 किलोमीटर के समथिंग है। ठीक है, ये पूछेगा नहीं पेपर में, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसकी जो चौड़ाई है मात्र 30 किलोमीटर समथिंग है, जबकि इसकी लंबाई है वो 170 किलोमीटर के समथिंग है। ये लंबाई यहाँ से यहाँ, जबकि चौड़ाई इस प्रकार से। ठीक है, ये इतना आपको समझना होगा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो उत्तराखंड का है सर्वाधिक कृषि उत्पादक जिला है। अगर आपसे ये पूछता है उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक कृषि उत्पादक है, आप बताओगे उधम सिंह नगर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए ये सर्वाधिक कृषि उत्पादक है, सर्वाधिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, कृषि उत्पादक जिला। अब आप कहोगे ये सर ये ऐसे कैसे हो गया सर्वाधिक कृषि उत्पादक। देखिए ये क्या है, पूर्णतः मैदानी जिला है, यानी तराई जिला है। ठीक है, ध्यान रखना उत्तराखंड का ये जिला पूर्णतः मैदानी, एक पॉइंट लिख लीजिए, पूर्णतः मैदानी जिला, पूर्णतः मैदानी, यानी यहाँ पठार ये पर्वत टाइप की कोई चीज नहीं है, पूर्णतः मैदानी जिला ऑब्लिक तराई जिला, तराई जिला, ये लिखना है आपको अगला पॉइंट। ये क्या है, अपने आप में पूर्णतः मैदानी और तराई जिला है। ये मैंने एक पॉइंट बताया सर्वाधिक कृषि उत्पादक जिला है। भाई क्यों है सर्वाधिक कृषि उत्पादक, अब देखिए सर्वाधिक कृषि उत्पादक है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं उत्तराखंड का हृदय भी कहा जाता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, सर्वाधिक कृषि उत्पादक के ऐसे एरो लगा देना, उत्तराखंड का हृदय, उत्तराखंड का हार्ट का हृदय, इसी को कहते हैं उत्तराखंड का हृदय, क्योंकि ये सर्वाधिक कृषि उत्पादक जिला है उधम सिंह नगर। अब आती है सबसे ज़्यादा कृषि प्रोडक्शन क्यों होता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए हम लोग अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, हम लोग समझेंगे तो चीज़ें अपने आप बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं, आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी नहीं। ये क्या है, पूर्णतः मैदानी है। जब नदियां पर्वतीय इलाकों से मैदान की ओर उतरती हैं, यानी कोई नदी है, सपोज आपने ये नोट कर लिया होगा, देखिए ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, अगला पॉइंट फिर समझाता हूँ। पहले सर्वाधिक कृषि उत्पादक क्यों है वो देखना। देखिए जब कोई नदी, आपका ये यूपी का इलाका है, ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इधर यूपी है। जब कोई नदी, जैसे ये है पठार के इलाके या पर्वतीय इलाके हैं, अब ये नदी क्या करती है, जैसे यहाँ से आई, इधर से आई, इस प्रकार से आई, ठीक है, और यहाँ आपके सपोज मैदानी इलाका शुरू हो गया। अब ये ढाल आते आते मैदानों में इस प्रकार से हो जाती है और आगे मैदानी इलाके इस प्रकार से चलेंगे। यानी कोई नदी जब पर्वतों से उतरते हुए मैदानों की ओर आती है, तो पर्वतों से जब वो उतरेगी उसका बहुत ज़्यादा क्या होगा, डाउन की ओर आएगी, बहुत फोर्स से आएगी। ठीक है, तो फोर्स से आएगी तो अपने साथ क्या बहा के लाएगी,
कंकड़, मिट्टी, गाद वगैरह अपने साथ क्या करके लाती है, वो नदी बहा के लाती है और बहुत ज़्यादा स्पीड से वो उतरती है। जैसे जैसे उस नदी की ढाल कम होगी, यानी मैदानी इलाका इस प्रकार से शुरू होगा, ये ऊपर से नदी आई थी और यहाँ से मैदानी इलाकों में प्रवेश करने लगी, ये पूरा मैदान है, ठीक है, आगे को ये नदी अब ऐसी होगी, तो उसकी ढाल क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मैदान है, मैदान क्या होगा, समतल होगा, तो ढाल कम होगी, तो अपने साथ जितना भी बहा के लाई थी मिट्टी, गाद वगैरह, कंकड़ वगैरह, वो क्या करने लगेगी, वहां पे डंप कर देगी, यानी नदी क्या कर देगी, उसको वहीं पे छोड़ देगी। तो नदी जैसी उस इलाके में छोड़ेगी तो वो क्या होती है, वो मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। अब आप जानते हैं कृषि का जो प्रोडक्शन होता है, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए मिट्टी जो होती है, यानी सॉइल बहुत बड़ा क्या होता है, फैक्टर होता है। अब वो क्या होता है, ये मैदानी जिला है, पहाड़ से जब नदियाँ अपने साथ मिट्टी, गाद वगैरह बहा के लाई, उसने यहाँ डंप कर दिया, और वो डंप करने के कारण क्या होता है, बहुत वर्षों के बाद, बहुत समय लगता है, वो मिट्टी क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है। तो इन इलाकों में इसी वजह से क्या होता है, अच्छी मृदा पाई जाने की वजह से कृषि का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है, एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर, जब नदी ऐसे मैदान की ओर आ जाएगी तो सोचो नदी क्या होगी, अब स्पीड उसकी कम होगी, क्योंकि ढाल से उतरी कम होगी, तो बहुत बार क्या होता है, पानी धीरे धीरे रिसने लग जाता है, किसके अंदर, जमीन के अंदर, क्योंकि स्पीड कम है, उसकी स्पीड कम है, तो धीरे 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 क्या होगा, कम कम होगी, तो बहुत सारा पानी नीचे भी क्या होता रहेगा, जमीन के अंदर रिसते रहेगा। इसी वजह से यहाँ पर कृषि के लिए बहुत आदर्श कंडीशन पाई जाती है, क्योंकि मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी पाई जाती है। अगर मिट्टी में नमी पाई जाएगी तो कृषि के लिए क्या होगा, वो उचित कंडीशन बनेगी, और इसी कारण इस इलाके में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कि उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, उसका आंसर था तराई क्षेत्र, यानी जो उधम सिंह नगर वगैरह के इलाके होते हैं, जो तराई भाग होते हैं, उन इलाकों में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अब ये क्या होते हैं, इसका यही मतलब करेगा ना, अगर आप थोड़ा भी खोदोगे जमीन को, थोड़ा सा भी खोदोगे, तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, वहां पे बहुत अच्छी मात्रा में आपको क्या मिलने लग जाएगा, पानी मिलने लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछता है उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, तोड़ कुएं, तो आप लोग क्या बताओगे, तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र में, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, यानी कृषि का उत्पादन होता है, ठीक। ये तो आपका ये था। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं। ये जो जिला है अपने आप में, इसके कुछ अदर नेम भी हैं, ठीक है। अब अदर नेम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इसको पहले के टाइम पे कुमाऊं सरकार भी बोला जाता था, ब्रिटिश वगैरह के टाइम पे। गढ़ीमाल इसका नाम था, 9 लाख माल इसका नाम था, 84 कोस इसका नाम था, ठीक है। तो क्या क्या लिख लीजिए, एक तो क्या लिखोगे, गढ़ीमाल, गढ़ीमाल, एक लिख लीजिए कुमाऊं सरकार, कुमाऊं, कुमायूं या कुमाऊं जो भी, ठीक है, सरकार। ये सब किसके लिए यूज होता था, उधम सिंह नगर, यानी इस तराई के क्षेत्र के लिए होता था। जैसे कुमाऊं सरकार है, गढ़ीमाल हो गया, एक लिख लीजिए 9 लाख माल। ये सब क्योंकि जब हम लोगों के देश में मुस्लिम लोग शासन करते थे, 9 लाख माल, ठीक है, यानी जो दिल्ली सल्तनत वगैरह से शासन होता था, उन लोगों की टर्मोलॉजी होती थी, ठीक है। वो एक इलाके को दे देते थे पट्टे टाइप के, वहां इस टाइप की टर्मोलॉजी यूज होती थी, 9 लाख माल, गढ़ीमाल, कुमाऊं सरकार। इसके अलावा 84 कोस तल्ला देश भी इसको बोलते थे, और तराई क्षेत्र भी बोलते थे। 84 कोस तल्ला देश लिख लीजिए, 84 कोस तल्ला देश, तल्ला देश, ठीक है, 84 कोस तल्ला देश। और एक नाम लिख लीजिए तराई, या इसके अलावा एक और नाम लिख लीजिए इसका डाउनलैंड। क्या लिखोगे, डाउनलैंड, डाउनलैंड। ये सब किसके लिए यूज होता था, इसी उधम सिंह नगर यानी इस इलाके के लिए ये सारे नाम क्या होते थे, टर्मिनोलॉजी यूज होते थे, ठीक है। अब 1815 में क्या हुआ था कि ये इलाका जो था किसके अंदर आ गया था, ब्रिटिश के अंदर। अगला पॉइंट आप लोग इसको इरेज कर रहा हूं मैं, देख लीजिए जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट देखना, ये जो इलाका था ये 1815 में किसके अधीन आ गया था, ब्रिटिश के अंदर। अब 1815 से क्यों आया होगा, 1815 डैश करके लिख लो, ब्रिटिश के अधीन। क्यों आया होगा ब्रिटिश के अधीन, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे गोरखा शासन कर रहे थे, और आप लोग जानते हैं गोरखाओं को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया था, और गोरखाओं के बीच एग्रीमेंट हुआ अंग्रेजों के साथ, सिंगौली वगैरह की जो संधि थी, उसके बाद ये इलाका 1815 से किसके अंडर आ गया, ब्रिटिश के। ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ आपको हिस्ट्री के अंदर उत्तराखंड की, ठीक है। अब उससे पहले क्या था, 1815 से पहले यहाँ पे विभिन्न प्रकार के शासक हो गए, डाकू हो गए, या फिर गोरखा हो गए, या चोर उचक्के लोग हुए, उनने बहुत आतंकी इस इलाके में मचाया था, तराई के इलाकों में। दिल्ली से भी ये सब चीजें संचालित होती
होती थी जब वहाँ पे कौन शासन करता था, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। वहाँ से भी इस इलाकों में क्या होता था, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई गई थी, बहुत लूटमार होती थी, बहुत जनमानस को नुकसान पहुँचाता था। लेकिन जब यहाँ पे ब्रिटिश आया उसके बाद कंडीशन बेटर हो गई थी पहले से, क्योंकि ब्रिटिश थोड़ा सा अलग टाइप से यहाँ पे शासन करते थे। ये जिला जो था 1842 के समथिंग यानी 1842 में इसको एक तराई जिला बनाया गया था, ठीक है। 1842 में इसको क्या किया गया था, तराई जिला बनाया गया था, तराई जिला। और जब ये तराई जिला बना तो कुछ समय तक ऐसे ही रहा, लेकिन जब नैनीताल को एक पृथक जिला बनाया गया था 1891 में, जब नैनीताल वगैरह को बनाए गए थे, यानी नैनीताल के अंदर ही इसको क्या कर दिया गया, समाहित कर दिया गया था। तो अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे 1891 में नैनीताल के गठन के बाद 1892 में इसको नैनीताल में समाहित कर दिया गया और नैनीताल का हिस्सा बना दिया गया। 1891 नैनीताल के गठन के बाद, नैनीताल गठन के बाद इसे 1892 में नैनीताल में मिला दिया गया, नैनीताल का हिस्सा बना दिया गया, नैनीताल का हिस्सा बना दिया गया, ठीक है। 1892 के बाद ये क्या हो गया, नैनीताल का हिस्सा हो गया ये पूरा उधमसिंह नगर का इलाका। लेकिन उस समय भी जो काशीपुर का इलाका था, वो काशीपुर एक प्रकार का स्वतंत्र था जो कि ब्रिटिश के अधीन था, यानी काशीपुर का जो इलाका था वो किसके अंडर था, ब्रिटिश के अंदर, एक स्वतंत्र स्टेट के रूप में ब्रिटिश का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद 1995 में इसको भारत सरकार, ये मतलब उत्तराखंड सरकार या भारत सरकार या यूपी का जो हिस्सा था, 1995 में इसको क्या बना दिया गया, जिला बना दिया गया, ठीक है। तो 1995 में ये क्या बन गया था, प्रॉपर जिला, जो अभी इसका वर्तमान रूप है। तो अगर आपसे उधमसिंह नगर कब जिला बना पूछता है तो आपको 1995 याद रखना है, ठीक है। 1995 में इसको क्या बना दिया गया था, जिला बना गया था उधमसिंह नगर को। डेट वगैरह देख लेना, समथिंग 29 दिसंबर के आसपास है, 29 दिसंबर के आसपास इसको शायद जिला बनाया गया था। डेट आप लोग देखना, ठीक है, सर्च कर लेना। अब देखिए इसके बारे में जो अदर फैक्ट आते हैं, यहाँ पे कौन सी चीजें हैं, क्या क्या यहाँ पे पाया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक शहर है रुद्रपुर है, ये सब जानते हैं, इसको किसने बताया था, रुद्रचंद ने, ठीक है। रुद्रपुर को किसने बसाया था, रुद्रपुर, ये किसने बसाया था, रुद्रचंद ने, ठीक है। ये मैं आपको कहाँ पढ़ा चुका हूँ, उत्तराखंड के इतिहास वाले सेक्शन में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, रुद्रपुर को रुद्रचंद ने बताया था। अगला हेडिंग आप लोग डालेंगे काशीपुर, क्या डालेंगे आप लोग, अगला हेडिंग काशीपुर, ठीक है, काशीपुर, ठीक है। काशीपुर के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ, आप लोग देखिए क्या था इसके बारे में फैक्ट। हेडिंग डालनी है काशीपुर, ठीक है। काशीपुर के बारे में हम पढ़ते हैं, जो ये काशीपुर शहर है, क्योंकि हमें ऐसे ही पढ़ना है इंडिविजुअली। जो काशीपुर है ये अपने आप में जो बताया जाता है, इसमें भी विवाद है कि किसने बसाया था, ठीक है। तो ज्यादातर मान्य मत ये कि देवीचंद का एक अधिकारी होता था जिसका नाम था काशीनाथ, उसी व्यक्ति ने इसको बसाया था, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, अधिकतर मान्य यही है, लेकिन वही कंफ्यूजन रहते हैं। देवीचंद के अधिकारी काशीनाथ द्वारा बसाया गया था, अधिकारी काशीनाथ द्वारा, ठीक, काशीनाथ द्वारा। अब दूसरी बात आती है कि कब बसाया गया था। देखिए कब बसाने पे भी इसका सस्पेंस है, डाउट है। तो अगर आप किताबें पढ़ेंगे, जैसे बद्रीदत्त पांडे जी की किताब पढ़ेंगे कुमाऊं का इतिहास, उसमें बताया गया कि 1639 में बसाया गया था। उससे बाद अगर आप अलेक्जेंडर, एक साहब थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उनकी किताब अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है दूसरा सन। तो एक कंफ्यूज है, विवादित है, तो आप लोग इसको जो ऑप्शन आएगा आप वो करेंगे, ठीक है। देवीचंद के एक अधिकारी काशीनाथ द्वारा, इसको आप इस प्रकार से 2 लाइनें डालेंगे ताकि हमें ये पता चले कि इसका ईयर क्या है। तो पहला आप लिखेंगे 1639, ये लिखेंगे आप बी डी पांडे के अनुसार, क्या लिखेंगे इसको, बी.डी. पांडे के अनुसार, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार। और दूसरा आप लोग इसके अंदर ऑप्शन लिखेंगे कितना, 1718, और ये किसके अनुसार लिखेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार लिखेंगे, यानी सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक, अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार आप लोग लिखेंगे 1718। एक ही सन आएगा क्योंकि स्पष्ट है नहीं, यही पूछेगा। तो देवीचंद के एक अधिकारी काशीनाथ द्वारा संभवतः इसको बसाया गया था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे इसका एक अन्य नाम भी था जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसका नाम है गोविशाण। तो दूसरा पॉइंट आप लोग, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख लीजिए अन्य नाम, नीचे आप लोग वही उसी तरीके से लिखना, ठीक है। इसको पहले गोविशाण का किला भी बोलते थे, गोविशाण, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट कर देना।
इसको इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। इसको पहले क्या बोलते थे, गोविसाण का किला। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि किसका प्राचीन नाम या किसको पहले गोविसाण के किले के रूप में जाना जाता था, आप लोग सीधे सीधे बताएंगे काशीपुर, और ब्रैकेट में लिख दो हर्ष के समय। एक हर्षवर्धन था, हर्ष के समय। इंडियन हिस्ट्री में आपको बताऊंगा, अगर ये कभी पढ़ाऊंगा तो हर्ष के समय इसको गोविसाण भी बोला जाता था, क्योंकि उसी के समय यहाँ पे वेनसांग वगैरह भी आए थे देखने के लिए, उन्होंने भी इसका वर्णन किया, बौद्ध मठों का वर्णन किया है, तो यहाँ पे इसको गोविसाण कहते थे। काशीपुर को इसी का नाम था। इसी काशीपुर के पास एक बहुत फेमस चीज है, उसका नाम है प्रसिद्ध द्रोण सागर, ठीक है। द्रोण सागर भी कहाँ है, यहीं पे, इसको इरेज कर रहा हूं, देखना द्रोण सागर कहाँ पे है, यहीं काशीपुर पे। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, द्रोण सागर यहीं पे स्थित है, द्रोण सागर। और ये जो द्रोण सागर था, इसको बताया जाता है कि पांडवों ने बनाया था, पांडवों ने, और वो स्नान वगैरह यहीं पे करते थे। पांडवों ने बसाया था, बनाया था या बसाया था। जो ये द्रोण सागर है, इसी के पास एक और चीज है जिसका नाम है उज्जैन का किला, ठीक है। तो उज्जैन का किला भी कहाँ पे, यहीं पे है, इसी द्रोण सागर के पास। उज्जैन का किला लिख लीजिए, उज्जैन का किला भी यहीं पे है, उज्जैन का किला भी यहीं पे है। कहाँ पे, इसी द्रोण सागर के पास। अगली चीज जो काशीपुर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि कवि थे कुमाऊनी के, बहुत प्रसिद्ध कवि कुमानी पंत, उनकी जो जन्मस्थली है वो भी काशीपुर है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी पंत की जन्मस्थली। अगला पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे, कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी पंत, पूरा लिखना, गुमानी पंत। कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी पंत की जन्मस्थली भी यही है, कि जन्म स्थली, ठीक है, यहीं पे है। कहाँ पे है, काशीपुर में इनकी जन्म स्थली है। एक और सरोवर है जो काशीपुर मेन स्टेशन है उसी के समथिंग आसपास है, उसका नाम है गिरी सरोवर। तो गिरी सरोवर कहाँ है पूछता है आप लोगों से, आप लोग बताएंगे काशीपुर उधम सिंह नगर। यहाँ पर गिरी सरोवर, गिरी नामक एक सरोवर है, गिरी सरोवर है, ठीक है। गिरी सरोवर भी अपने आप में कहाँ पे है, काशीपुर में है। गिरी सरोवर के अलावा एक बहुत फेमस चीज काशीपुर में आप लोग पढ़ते हैं, उसका नाम है आईएमए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। यानी आईएमए यहीं पे है, भारतीय प्रबंधन संस्थान। अगला पॉइंट लिख लीजिए, आईएमए ब्रैकेट में लिखना, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, यहीं पर है। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी कर देना। ये पूछता है आपसे, भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईएमए कहाँ स्थित है, आप बताओगे काशीपुर में। और इसकी स्थापना हुई थी सन 2011 में, 2011 में स्थापना। ये क्वेश्चन आता है, आईएमए कहाँ है या इसकी स्थापना कब हुई थी, 2011 में। एक यहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है, उस फेमस मंदिर से भी बहुत बार क्वेश्चन आया, उसका नाम है ज्वालपा देवी, या उसी को उज्जैनी देवी बोलते हैं, या उसी को बाला सुंदरी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक अगला पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ पर ज्वालपा देवी, ज्वालपा देवी ब्रैकेट में लिख लीजिए उज्जैनी देवी, उज्जैनी, ठीक है। और इसी को दूसरे नीचे एरो करके लिख लीजिए बाला सुंदरी, बाल सुंदरी या बाला सुंदरी, ठीक है, बाल सुंदरी कर दो या बाला सुंदरी, जो भी लिखते हो। बाल सुंदरी का प्रसिद्ध मंदिर, ये सब एक ही है, प्रसिद्ध मंदिर। और इसी मंदिर में एक उत्तरकाशी, ये काशीपुर में सॉरी, एक बहुत फेमस मेला लगता है जो बहुत बार पेपर में पूछा गया है, उसका नाम है चैती मेला। तो अगर आपसे कभी ये पूछता है चैती मेला कहाँ लगता है, आप बताओगे काशीपुर में। अगला पॉइंट लिख लो, यहाँ पर चैती मेला लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी कर देना। यहाँ पर कौन सा मेला लगता है, चैती का मेला। तो बताइए चैती मेला कहाँ लगता है, काशीपुर में। किस मंदिर पे, बाल सुंदरी मंदिर पे। गोविसाण किसका नाम था, काशीपुर का। गिरी सरोवर कहाँ पे स्थित, काशीपुर में। आईएमए कहाँ है, काशीपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2011 में। ये फैक्ट है आपकी इसके बारे में थे काशीपुर में। कुछ एक फैक्ट आज की वीडियो में और बचे आप लोगों के उधम सिंह नगर जिले के, आप लोग वो नोट कीजिए, देखिए। का जो आता है, कुछ अन्य पॉइंट के बारे में आते हैं। अगला आप लोग लिखेंगे जसपुर, ठीक है, जो अभी आपने जसपुर मैप में दिखाया होगा। ये जो जसपुर था, ये यूपी के इलाके से टच करता है, ठीक है, यूपी के इलाके को ही टच करता है। यहीं के बाद, इसके बाद यूपी का इलाका शुरू हो जाता है। जसपुर जो था, इसको, इसका जो पहले का नाम था, उसका नाम था शाह जाफर, यानी इसका पहले प्राचीन टाइम पे इसका नाम, प्राचीन क्या, कुछ समय पहले तक, ठीक है, जब यहाँ पे मुस्लिम शासन वगैरह करते थे, तो इसका नाम शाह जाफर भी था। एक चंद्रवंश का क्या था, राजमंत्री था, उसी ने इसका नाम क्या रखा था, जसपुर रखा था, उसका नाम था जसोदन, ठीक है। तो जसपुर का पुराना नाम क्या बताओगे आप, शाह जाफर, शाह जाफर इसका क्या था, नाम था, कि कब, पहले, ठीक है। और इस जसपुर को किसने किया, एक चंद्रवंश का चंद्रमंत्री, चंद्रवंश
का राजमंत्री था, उसका नाम था जसोधन। क्या था? जसोधन। इसी जसोधन ने क्या किया था, इसका नाम जसपुर रखा था। तो अगर आपसे पूछता था किसका नाम प्राचीन में शाह जाफर था, आप बताओगे जसपुर का। किसने जसपुर का नाम जसपुर रखा, आप बताओगे जसोधन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसके बारे में फैक्ट हो गए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो बहुत फेमस चीज़ है वो है पंतनगर यूनिवर्सिटी। अब वो कहाँ पड़ेगी, पंतनगर पे ही पड़ेगी। और वो है कहाँ, वो है आपका, जैसे आप रुद्रपुर और किच्छा का इलाका दिखाओगे उसके मिड मिड में दिखा देना, वहाँ पे आपका पड़ता है। ठीक है, ये बीच में नहीं पड़ेगा, उसी रोड पे नहीं पड़ेगा, रोड अलग हो जाती है। आप देखो पंतनगर लिख लीजिए अगला, पंतनगर। जो ये पंतनगर है, देखिए इसके बारे में क्या है, पंतनगर अपने आप में वहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे सबसे फेमस चीज़ है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय यहीं पे स्थापित किया गया था। तो पहला पॉइंट लिख लोगे, भारत का पहला कृषि विद्यालय यहीं पे स्थापित, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय यहीं पर स्थापित, पहली चीज। और ये कब स्थापित हुई थी, इसकी जो डेट है वो है 17 नवंबर 1960 में। यानी 17 नवंबर 1960 को भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, अगर आपसे पूछता है आप बताओगे कहाँ पे, पंतनगर में। और इसकी जो स्थापना, इसका जो उद्घाटन किया था उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा। ठीक है, और ये जो कृषि विश्वविद्यालय था ये किसी के सहयोग से बना था, उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट के सहयोग से ये बनाई गई थी। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, यूएस के सहयोग से, यूनाइटेड स्टेट, यूएसए के सहयोग से, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सहयोग से भी इसको क्या बनाया गया था, पंतनगर यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। इसके बाद इस यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि देखो है किससे, एग्रीकल्चर से संबंधित है, बहुत से शोध वगैरह करती है, बहुत से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे काम करती है। इसको बाद में, स्टार्टिंग में तो पंतनगर यूनिवर्सिटी था, बाद में इसको पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम से इसको जाना जाने लगा, और वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी। और ये कब पड़ा, इसका नाम 1972। तो अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे 1972 से इसको पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम से जाने लगा। ठीक है, 1972 से इसको जी.बी. गोविंद बल्लभ पंत के नाम से जाने लगा, के नाम से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट हो सकता है आपका, इसको भी इंपोर्टेंट कर देना। 1972 से गोविंद बल्लभ पंत के नाम से इसको जाने लगा। ठीक है, किसको, पंतनगर यूनिवर्सिटी को। अब देखिए, ये तो इसके बारे में फैक्ट हो गए। यहाँ के जो पहले जो आपके कौन थे, इसके कुलपति थे, क्या पता क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पहला कुलपति कौन था पंतनगर यूनिवर्सिटी का, आप बताओगे प्रोफेसर केनेथ एंथोनी पार्कर। पहले कुलपति लिख लीजिए, प्रोफेसर केनेथ एंथोनी पार्कर। प्रोफेसर केनेथ एंथोनी पार्कर इसके प्रथम क्या थे, कुलपति थे, डैश करके लिख लीजिए कुलपति। क्या पता, क्योंकि पहली यूनिवर्सिटी थी उसकी एग्रीकल्चर से संबंधित, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ दे कि पहले कुलपति कौन थे, प्रोफेसर केनेथ एंथोनी पार्कर इसके पहले क्या थे, कुलपति थे। तो 1972 में जी.बी. पंत के नाम से जाने लगा, यूएसए के सहयोग से पंतनगर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर से संबंधित है। इस जिले में कुछ अन्य संस्थान हैं, उनकी डिटेल तो मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए यहाँ कौन कौन से संस्थान हैं। ठीक है, तो अगला हेडिंग डाल लीजिए, अन्य कुछ प्रमुख संस्थान या संग्रहालय, जो भी लिख लो। ठीक है, अन्य संस्थान लिख लीजिए, संस्थान जो यहाँ पे हैं। अदर कौन कौन से आपके उधम सिंह नगर जिले में जो संस्थान वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, उनके नाम लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए, औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान। क्या लिखोगे, औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान, औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान, यानी सीमेप, पौध संस्थान। ये पंतनगर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, इसको बोलते हैं सीमेप। ये कहाँ है, उधम सिंह नगर के पंतनगर में पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछता है कि औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ है, आप बताओगे पंतनगर में। दूसरा यहाँ पे है उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान। भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको यहाँ ट्रेनिंग करने का मौका मिले, तो आप लोग लिखेंगे उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान, ग्राम्य विकास संस्थान।
ये कहाँ है, उधम सिंह नगर के वहीं रुद्रपुर में है, ठीक है। रुद्रपुर, ये पूरा रुद्रपुर ही उधम सिंह नगर है, ठीक है। ये पूरा जिला हुआ उधम सिंह नगर, ऐसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, वो रुद्रपुर ही उधम सिंह नगर है। तो उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ है, रुद्रपुर में। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी डिटेल में अगली वीडियो बताऊंगा। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान, हो सकता है कि आपके पेपर के अकॉर्डिंग यही क्वेश्चन आपसे पूछे। अगला लिखिएगा आप औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला। अगला क्या लिखोगे, औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला। इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला। औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला अगर आपसे पूछता है किस जिले में है, तब भी आप क्या बताओगे, उधम सिंह नगर में ही है, ठीक है। औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला भी इसी जिले में है। और अगला आपको लिखना है अंतिम, उसका नाम है, एक तो लिखिए गन्ना विकास संस्थान, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, और एक लिखना राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास संस्थान। एक तो लिख लो आप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, गन्ना विकास संस्थान। गन्ना विकास संस्थान ये लिखोगे आप काशीपुर में, काशीपुर। सब लोकेशन आप देख चुके हैं आप। और लास्ट लिखोगे, अंतिम लिखोगे राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास संस्थान, अंतिम, ठीक है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास संस्थान, विकास संस्थान। ये भी कहाँ है आपका, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास संस्थान उधम सिंह नगर जिले में, ठीक है। ये आपके इस जिले के प्रमुख क्या होंगे, संस्थान होंगे। तो अब बताइए, क्विक रिवाइज कीजिए, हमने उधम सिंह नगर के बारे में क्या पढ़ा, उसका मैप देखा, उसकी लोकेशन देखी, कहाँ पे आपका काशीपुर, जसपुर, उधम सिंह नगर, पंतनगर, खटीमा, सितारगंज है, कहाँ नानकमत्ता सागर है, कहाँ नानकमत्ता साहिब है, वो सब देखे। गौला नदी उसके बीचों बीच जाती है, ज़्यादा नदियाँ यहाँ नहीं है। शारदा सागर हमने देखी, किससे सीमा बनाता है ये देखा। उसके बाद हमने काशीपुर के बारे में पढ़ा, उधम सिंह नगर कहाँ से कैसे बना, उसके बाद काशीपुर, और थोड़ा सा हमने क्या पढ़ा, पंतनगर यूनिवर्सिटी और अन्य प्रमुख संस्थान के बारे में, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा आज का सीरीज। और अगला जो अंतिम वीडियो है इसका कल आएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम नए सीरीज की शुरुआत करेंगे। संडे को 4 बजे लाइव क्विज के साथ मिलते हैं। फिर से आपका ध्यान रखिए। थैंक यू।